हुड्डा साहब का दावा है कि हमारी परंपरागत सीट है और पिछले 15 वर्षों से हम इसे जीतते आए हैं। उससे ये तो पूछो, पिछले 15 साल में तो तेरी परंपरागत होगी, उससे पहले नहीं जीता तू कभी। उससे पहले भी तो सीट तेरे पड़ोस में लगती थी, उससे पहले तू अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीता। अगर काम किया होता तो फिर इसका लड़का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हारता, फिर जीतता। अनदेखी की, उसी का खामियाजा है। इस चुनाव के बाद, चुनाव का नतीजा आने के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, बहुत बड़े समीकरण बदलेंगे, बहुत उलटफेर भी हो सकता है। ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मौजूदा सरकार सत्ता से बाहर भी हो सकती है। आज तो मुख्यमंत्री भी थ्रेट करता है, कहता है कि अगर सत्ता में शामिल होना है तो हमारे आदमी को जिता दो। इसका मतलब जो अपोजिशन के एमएलएज हैं, मुख्यमंत्री उनकी अनदेखी करेगा। सरकार नहीं है, अब तो एक गिरोह बन गया जो सारा दिन लूटने में लगा हुआ है। एक वर्ष में 10 बड़े घोटाले किए। अगर उन 10 का जिक्र करें लगातार तो बहुत समय लग जाता है। धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, गेहूं घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ, उसके साथ साथ चने का घोटाला हुआ। अब इसी तरह रजिस्ट्रियों में घोटाले हुए। इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में इस कोविड के नाम पे कोई 355 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत बाजार में 10 रुपये, इन्होंने हजार रुपये में खरीदी है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला जी। चर्चा कर लेते हैं। बड़े व्यस्त समय से आज पहुंचे थे, खाप का कार्यक्रम था 84 गांवों के कारज का, वहां पहुंचे थे। बात करते हैं अभय सिंह चौटाला जी से। सर, स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ौदा उपचुनाव की मैं बात करूं चौरी साहब, तो क्या माहौल है बड़ौदा में? आपका सबसे ज्यादा अनुभव है, पूरे गांव में आप घूम चुके हैं। बड़ौदा विधानसभा का जो चुनाव बाई इलेक्शन जो रहा जी, इसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री भी, अपोजिशन लीडर भी, जी, दोनों लगातार गांव में जाने की बजाय प्रेस के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। जी, गांव के लोगों को जाकर के फेस नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 6 वर्ष में तो इस मुख्यमंत्री ने वहां डक्का नहीं तोड़ा, कोई काम नहीं किया किसी का। उस हल्के की बहुत बड़ी अनदेखी करी। 10 साल हुड्डा साहब रहे, उनकी हालत इससे भी ज्यादा खराब थी। वहां अगर कोई काम हुए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे तब हुए थे। तब नए रजवाए बने थे, तब शुगर मिल लगी थी, तब भी कॉलेज खुले थे, तब भी मंडियां बनी थी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी। गांव के जितने भी डोमेस्टिक रोड है, गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, 90% सड़कें उस वक्त हमारे वक्त में बनी। गांव के स्कूल जो कोई 8वीं का था वो 10th का हुआ, 10th का जो था वो 12th का हुआ, वो भी अपग्रेड किए गए। इन दोनों ने तो लगातार अनदेखी करी। अब जो सरकार में बैठे लोग हैं वो वोट नहीं मांगते हैं, वो तो जाकर के लोगों को डराते हैं। कोई सा भी मंत्री इनका जाता है तो एक ही बात कहता है, अगर सरकार में हिस्सा चाहते हो तो फिर बीजेपी को वोट दो, बीजेपी का उम्मीदवार जिताओ। हिस्सा नहीं चाहते तो इसको मर्जी दो। तो मतलब इस सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ये होती है कि वो एक हल्के से तो चुन करके आता है, लेकिन मुख्यमंत्री जब बन जाता है तो वो पूरे प्रदेश का मुखिया कहलाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगते थे और वहाँ लोगों से सीधा पूछा जाता था, बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी, और उन कामों को किया जाता था। आज तो मुख्यमंत्री भी थ्रेट करता है, कहता है कि अगर सत्ता में शामिल होना है तो हमारे आदमी को जिता दो। इसका मतलब जो अपोजिशन के एमएलएज हैं,
मुख्यमंत्री उनकी अनदेखी करेगा। इसका मतलब तो सीधा है, स्पष्ट है। इस चुनाव के बाद, चुनाव का नतीजा आने के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, बहुत बड़े समीकरण बदलेंगे, बहुत उलटफेर भी हो सकता है। ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मौजूदा सरकार सत्ता से बाहर भी हो सकती है, यहाँ बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। अगर किसानों की बात को समय रहते केंद्र की सरकार ने नहीं माना तो फिर हरियाणा और पंजाब का किसान जो है वो इन काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली के रास्ते भी बंद कर सकता है, दिल्ली की सब्जी बंद कर सकता है, दूध बंद कर सकता है। वो फिर अपना खेत बिजाई के बाद फुर्सत में आकर के खेत को छोड़ करके इस आंदोलन के लिए एकजुट होगा। मुख्यमंत्री की घोषणाएं हुई हैं अभय जी, जनता बुटाना कॉलेज की बात करें या कई अन्य घोषणाएं की है मुख्यमंत्री ने, कितना प्रभाव पड़ेगा? वहाँ के लोग बहुत, मतदाता जो है ना, बहुत समझदार है जी। वो मुंह पे ये बात करते हैं कि आज तुम घोषणाएं कर रहे हो, आज तुम कैबिनेट की मीटिंगें बुला के उन पर मोहर लगा रहे हो। 6 साल काम मर गए थे, पहले क्यों नहीं आए? पहले हमारे बच्चों की चिंता नहीं थी, पहले आपको प्रदेश की चिंता नहीं थी, जो आज आप आ गए। लोग कहते हैं जो मर्जी कर दें, लेकिन बीजेपी को हम पर्ची की कोर भी नहीं दिखाते। बीजेपी की जमानत जब्त होगी, बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी। हुड्डा साहब का दावा है कि हमारी परंपरागत सीट है और पिछले 15 वर्षों से हम इसे जीतते आए हैं। उससे ये तो पूछो, पिछले 15 साल में तो तेरी परंपरागत होगी, उससे पहले नहीं जीता तू कभी। उससे पहले भी तो सीट तेरे पड़ोस में लगती थी, उससे पहले तू अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीता। झूठ बोल करके, दाव लगा के लोगों को ये बात भी समझ में आ गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल छलावा करता है लोगों के साथ। मैं थारा तू मारा, किया क्या वहां ये बताए ना, काम बताए ना क्या किया। अगर काम किया होता तो फिर इसका लड़का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हारता, फिर जीतता। अनदेखी की, उसी का खामियाजा है। भाजपा सरकार के शासनकाल का लगभग 1 वर्ष, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? 1 वर्ष में 10 बड़े घोटाले किए। अगर उन 10 का जिक्र करें लगातार तो बहुत समय लग जाता है। जी। धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, गेहूं घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ, उसके साथ साथ चने का घोटाला हुआ। अब फिर किसान का धान पिट रहे हैं, उसमें फिर उसी तरह से मुएशस के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं। इसी तरह रजिस्ट्रियों में घोटाले हुए, इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में इस कोविड के नाम पे कोई 355 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत बाजार में 10 रुपये, इन्होंने हजार रुपये में खरीदी है। इन्होंने 1 साल में प्रदेश को, जहाँ नई सरकार बनने के बाद लोग तो ये समझते हैं कि कोई प्रदेश का और ज़्यादा विकास होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, उसके साथ साथ कोई नई नहरों का निर्माण होगा। तो ये सोच रहे थे एसवाईएल का पानी आएगा, उसके साथ ये भी हम मान के चल रहे थे कि पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो है, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई नए संसाधन तैयार किए जाएंगे जिससे उनको रोजगार मिलेगा। जिस तरह से बजट बढ़ा जी, उससे उम्मीद करते थे कि इतना बड़ा लोन, सरकार अगर 1 लाख करोड़ का लोन ले रही है तो उससे प्रदेश का कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन इन्होंने 1 साल में प्रदेश को बर्बाद किया है, डाके मारे हैं प्रदेश में। सरकार नहीं है, अब तो एक गिरोह बन गया जो सारा दिन लूटने में लगा हुआ है। अगर आप सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे मिनिस्ट्रीज की अलग अलग इंक्वायरियां करवा लो तो सब के सब जो है इतने बड़े भ्रष्ट
तरीके से इतने बड़े प्रदेश को लूटने के लिए योजना इन लोगों ने बनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी प्रदेश को लूटा जा सकता है। बड़ौदा उपचुनाव की मैं बात करूं, इंडियन नेशनल लोकदल कब अपने प्रत्याशी की घोषणा करने जा रही है? हम कल शाम को करेंगे अपना प्रत्याशी। जी, कल शाम को अपने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर करेंगे, परसों उसका नॉमिनेशन कराएंगे। मैं खुद नॉमिनेशन पे जाऊंगा। क्या लगता है आपको बड़ौदा में किस तरह का माहौल है? आप लगातार 4 महीने से वहां घूम रहे हैं, 54 गांवों का दौरा भी कर चुके हैं। क्या लगता है आपको, कितनी संभावनाएं? कांग्रेस जो है वो बुढ़ा साहब कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, साधारण कार्यकर्ता जीत जाएगा। तो फिर हुड्डा साहब से ये पूछा जाए कि आप हल्के में क्यों नहीं जा रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल इस बात में मोहर कैसे लगा रहे हो? इसी तरह से मुख्यमंत्री जो है गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी इस चुनाव को जीत लेगा, तो वो भी हल्के में जाए। अभय सिंह जी, इनेलो के पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है और क्या रणनीति है बड़ौदा चुनाव जीतने के लिए? नॉमिनेशन फाइल हो जाएंगे कल जी, परसों तक सारे हो जाएंगे। 16 अंतिम तिथि है जी। 16 तारीख को तुरुप का पत्ता भी सामने आ जाएगा। और रणनीति जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कांग्रेस और भाजपा की लोगों के बीच में जाकर के पोल खोलने की है। हम एक एक मतदाता तक जाएंगे और इन दोनों पार्टियों ने जिस ढंग से इस प्रदेश को पिछले 15 साल में लूटने का काम किया है उसकी पोल खोलेंगे। उसी रणनीति के तहत इनको लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लोग स्वयं ही इनसे दुखी हैं, परेशान है। लोग ही बदलाव चाहते हैं, बदलाव आएगा, रुकने वाला नहीं। आज आपने हाजिरी लगाई है काज के कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? काज और खाप की परंपरा से आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से पहले भी जुड़ा रहा है। हमारे प्रदेश की एक परंपरा है जी, यहाँ पे अलग अलग गोत्र की खाप बनी हुई है जी, और खाप के जो लोग जो खाप के प्रधान चुने जाते हैं या खाप के दूसरे पदाधिकारी बनते हैं जी, उनका निर्णय उन गांवों में जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखने वाले हों, वो सब लोग आपस में बैठ करके एक बड़ी पंचायत का रूप दे करके उस पर फैसला करते हैं। और पुराने समय में तो 100 के 100 लोग, फीसदी लोग जो है निर्विरोध चुने जाते थे। जी, अब फिर भी छोटी मोटी राजनीति इसमें आने का काम हुआ है, लेकिन हमारी जो सोच है वो ये है कि खाप में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, खाप की परंपरा जो है उसको उसी तरह से निभाना चाहिए। आज भी 84 की खाप की तरफ से जो चौधरी मुख्तियार सिंह जो चौधरी देवीलाल के साथी रहे, जी, उनका जो काज था, उस काज में जिस तरह से सब लोगों को निमंत्रण दिया गया, मुझे भी इसके लिए जब निमंत्रण मिला तो फिर मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्यक्रम में शामिल हुआ। जहाँ शामिल हुआ वहाँ अपनी तरफ से पगड़ी भी खाप में दी गई। जी, ये जो खापें हैं, जिस तरह के निर्णय ये लेते हैं जिससे समाज में बहुत सारी कुरीतियों को कम करने का काम करते हैं। जी, कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो बहुत ही सामाजिक होते हैं, जिन फैसलों का केवल यहाँ के उस पर प्रभाव नहीं आता बल्कि उसका मैसेज देश में भी जाता है। जी, जैसे शादियों में कोई लेन देन ना करना, दहेज ना लेना। जैसे कोई बुजुर्ग की डेथ होगी तो उसके ऊपर खर्च ना करना, या कोई आपसी विवाद हो गए और जिससे आने वाले समय में और बड़ा कोई नुकसान ना हो जाए, उन लोगों को आपस में बैठा करके समझा करके
उन विवादों को खत्म करना, ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी ये ठीक है कि हमारे यहाँ पे कोर्टें बनी हुई हैं, पुलिस प्रशासन बना हुआ है, लेकिन जो काम खाप के लोग करते हैं वो कोर्टों में भी नहीं होते कई बार। इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को और बढ़ावा मिलना चाहिए। जी, ये थे अभय सिंह चौटाला, और जैसे अपने नाम के अनुरूप अभय सत्य है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनेलो इस बार जोर आजमाइश कर रही है। बड़ौदा में 16 तारीख को पत्ते खोले जाएंगे और उसके बाद एक बड़ी रणनीति का ऐलान कर दिया जाएगा बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए।